Hello students, in this video we are going to discuss quantum mechanic model of atom. So quantum mechanic model of atom से पहले हमने बोहर्स atomic theory पढ़ी थी, बोहर्स atomic model पढ़ा था and that model was widely accepted but it experiences two serious drawbacks. that फर्स्ट क्या था, हमने उसके जो ड्रॉबैक्स करे थे उसमें हमने देखा था कि इट डज नॉट फॉलो और इट डज नॉट ओबे डुअल्स बिहेवियर ऑफ मैटर और डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो ये जो दो ड्रॉबैक्स हैं बोहर्स मॉडल के, ये बेसिकली क्यों थे? बिकॉज रीज़न क्या थे उसके मॉडल, ये दो ड्रॉबैक्स उसने ओबे नहीं करे, इसके पीछे रीज़न क्या है, फेलियर के रीजंस क्या हैं? द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज दैट बोहर डज नॉट कंसिडर द इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. उसने सिर्फ ये कंसिडर करा था इलेक्ट्रॉन इज़ ए पार्टिकल विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. राइट, उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड, जैसे उसने सर्कुलर पाथ्स बना दिए, ठीक है. तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस फिक्स्ड पाथ में ही घूम रहा है, राइट, और इन this circular path, and he called the electron as a particle. He does not consider the wave nature, wave character of the particle. And second, Bohr considered the electrons to be present in a well defined path. As I told earlier, it means the position of electron around the nucleus is fixed and electron will have a definite velocity. It means अगर जो उसने असाइन कर दिया पर्टिकुलर पाथ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही इसी पाथ के अंदर अंदर ही प्रेजेंट है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल हैव डेफिनेट वेलोसिटी. सो these two generalization, fixed path and definite velocity, are against Heisenberg's uncertainty principle. It means these are dual behavior of matter and Heisenberg's uncertainty principle. These two are most important development which contributed towards क्वांटम मैकेनिक मॉडल. मीन्स ये जो दो हैं डेवलपमेंट्स, ये हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर ही लगा के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम देखना है. सो सबसे पहले हम देखेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. सो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर करने से पहले हम ये देखते हैं कि वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर का मीनिंग क्या है. पार्टिकल करेक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं कोई बॉल है, ठीक है, इट इज़ ऑक्यूपाइंग अ वेल डिफाइंड स्पेस और मुझे एक दूसरी बॉल इसकी जगह डालनी है, तो इसी स्पेस पे ही मुझे दूसरी बॉल डालनी है और दूसरी बॉल तब तक नहीं आएगी जब तक ये जो पहली बॉल पड़ी है आगे ना चली जाए, राइट. सो this is the particle character. Particles are occupying a fixed space in the environment. but जो waves हैं, wave क्या होती हैं? wave जो हैं वो एक particular जगह पे पड़ी नहीं रहती हैं, they are continuously spreading out like this. and जैसे मैंने यहाँ कहा no two particles can occupy a same space but two waves can occupy a same space. जैसे ये हमने एक वेव कंसीडर एक्सिस लिया है, ये एक मैंने वेव कंसीडर करी है, राइट. ऑन द सेम एक्सिस, ऑन द सेम पोजीशन, अ सेकेंड वेव कैन ऑल्सो ट्रेवल दिस वे और इन दिस वे, राइट. इट मीन्स more than one waves can occupy a same space but more than one particle cannot occupy the same space. अगर हमें second particle को रखना है तो we have to vacate that space to occupy the second particle. So these are the particle and wave character. अब dual behavior of matter, इसने जो डी ब्रॉगली है उसने एक इक्वेशन दी and he considered all माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, दे व्हेन इन मोशन, जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर नॉट स्टेशनरी, दे पोजेस बोथ
पार्टिकल एज वेल एज वेव करेक्टर, मीन्स उनके पास पार्टिकल करेक्टर भी है और वेव करेक्टर भी है। अब इसी के बेसिस पे उसने एक इक्वेशन तैयार करी विच इज़ कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन उसने वेवलेंथ मेजर करी पार्टिकल की, जिस पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी v है, एंड वेवलेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा इज द वेवलेंथ h अपॉन mv, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंस mv इज इक्वल टू मोमेंटम, सो इट इज ऑल्सो रिटर्न एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब हम ये देखते हैं कि डुअल नेचर कैसे है, पार्टिकल करेक्टर कैसे है और वेव करेक्टर कैसे है। सो अगर हमने पार्टिकल करेक्टर डिस्कस करना है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई एक स्क्रीन है जिसके अंदर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी है, ये ऐसी कोटिंग है जिसके ऊपर अगर कोई चीज़ आके टकराती है तो यहाँ पे लाइट, स्पॉट ऑफ लाइट बनता है। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा के देखे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे जाके स्ट्राइक करा वहाँ पे लाइट, एक स्पॉट बना लाइट का विच इज़ कॉल्ड सिंटिलेशन, जिसको हम कहते हैं सिंटिलेशन, राइट। अब जैसे जो अभी हमने डिस्कस करा कि जो वेव है वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रहती, इट इज़ रेगुलरली स्प्रेडिंग आउट, बट जो सिंटिलेशन हुई थी वो एक पर्टिकुलर जगह पे हुई थी जहाँ पे जाके पार्टिकल इलेक्ट्रॉन टकराया है। इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ जाके टकराएंगे इलेक्ट्रॉन वहाँ वहाँ स्पॉट्स बनेंगे लाइट के। It means a particular spot at a particular point is forming. It means the electron consists of particle character, and this particle character was later on established by photoelectric effect, like, or when we consider the wave character. Now for considering the wave character we have x-rays diffraction patterns. आई एम यूजिंग द वर्ड डाइफ्रैक्शन। ये जो डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, these are the words which are used for waves. These are the characteristics of waves. जो waves हैं वो ये फिनोमिनास शो करती हैं। सो हमारे पास एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स थे। वी हैव एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ऐसे ही वेव लाइक करेक्टर डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट करा इन विच दे स्ट्राइक्ड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि टंगस्टन फिलामेंट से ली थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द निकल क्रिस्टल। जब उसने निकल क्रिस्टल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराए तो उसने देखा फोटोग्राफिक स्क्रीन पे एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला विच कंसिस्ट ऑफ डार्क, जो ब्लैक कलर में शो करी हैं, और उसके अंदर जो खाली होलो वाली हैं लाइट्स रिंग्स, मींस इलेक्ट्रॉन बीम्स गिव डाइफ्रैक्शन पैटर्न of light and dark rings, and later on these diffraction patterns are found to be very similar to those of diffraction patterns of x-rays. जैसा x-rays का diffraction pattern था वैसा ही इन rays का diffraction patterns था। और ये rays कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन बीम थी, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराए थे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑल्सो possess the wave character just like x-rays which are waves. अब जैसे जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से स्टडी करी गई थी उसकी वैल्यू एग्जैक्ट वही आई थी विच इज़ अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली इक्वेशन। जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने h अपॉन एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके जो लैम्डा निकाला दैट कम इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर द टू particle and wave character, and these are discussed by de Broglie under dual nature of matter. अब later on next हमारे पास आया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमारे पास कोई एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कंसिडर अ क्रिकेट बॉल। अब उसकी जो वेवलेंथ है अगर हम कैलकुलेट करें, हमें पता है कि वी नो कि जो बॉल है इट इज़ मूविंग विद अ वेरी हाई स्पीड। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ
डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, अगर हम उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करें, क्योंकि वी बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्या जो वेवलेंथ है इट कम्स आउट टू बी टू स्मॉल। फिर ऐसा फिर हमने इतनी कम आ रही है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इट मीन्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेव नेचर और वेव करेक्टर हम नहीं उसको डिस्कस करेंगे। बट अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उसकी पोजीशन हमें पता है, किसी पार्टिकल की, बॉल की, क्रिकेट बॉल की अगर हमें पोजीशन पता है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड वी कैन डिटरमाइन और कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ दैट बॉल आफ्टर सम टाइम, राइट, बाय नोइंग इट्स वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है कि जो क्रिकेट बॉल है वो किस वेलोसिटी से जा रही है, हमें उसकी वेलोसिटी पता है, हम वेलोसिटी उसकी स्पीड के हिसाब से हम ये देख लेंगे कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पहले बॉल अगर यहाँ थी तो इतनी स्पीड से जा रही है, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये बॉल कहाँ होगी, वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉल by knowing its velocity. It means for this particle, macroscopic particle, it is possible to measure both the velocity and the position. But अगर हमारे पास पार्टिकल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो उस केस में हम उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी एट ए टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ये जो है अभी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बिकॉज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज़, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए ये जो है बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो बोहर थ्योरी ने क्या करा था, बोहर कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन एज अ मटीरियल पार्टिकल। मटीरियल पार्टिकल है, इट मीन्स मटीरियल पार्टिकल ऑफ कंसिडरेबल साइज, he does not consider the wave character. It means the position and momentum can be determined, but when an electron is taken as a wave particle, right, so जब उसको वेव करेक्टर समझा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन। क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल हैं कि हम उनको देख नहीं सकते, तो हाउ कैन वी डिटरमाइन देयर पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेयर साइमल्टेनियसली एट ए टाइम both the position as well as velocity of microscopic particle with absolute accuracy. मीन्स हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर हमें उसकी पोजीशन पता चल गई है किसी वे से, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। अगर हमें उसकी वेलोसिटी पता है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स पोजीशन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड, इतनी हाई स्पीड से इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इट, दैट एट पर्टिकुलर टाइम ये कहाँ पे प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस। सो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसको थोड़ा सा और समझने के लिए, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके ऐसे जा रहा है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है ट्रैवलिंग का। हमने क्या करा, वी स्ट्राइक अ वेरी हाई इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। सो ये रेडिएशंस क्या करेंगी, दे विल ट्रांसफ़र, हाई एनर्जी रेडिएशन हमने स्ट्राइक कराई हैं, तो दे विल ट्रांसफ़र, दीज रेडिएशन विल ट्रांसफ़र सम ऑफ देयर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली है थोड़ी सी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी मोमेंटम मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, राइट। सो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विथ वेरी वेरी हाई स्पीड, इतनी ज़्यादा हाई स्पीड से घूमना शुरू कर देगा कि वी कैन नॉट मेयर इट्स स्पीड, वेरी हाई स्पीड की इतनी हाई है
इतनी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, बट इतनी है कि इसको मेजर करा जा सकता है. सो वी आर calculating the speed by striking the high energy radiation, but it would not be possible to find out the position of electron because पहले तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पाथ में जा रहा था, तो हम इसकी ट्राजेक्ट्री से पता कर सकते थे कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, हमें उसका पाथ पता था. लेकिन जैसे ही हाई एनर्जी रेडिएशन उस पर स्ट्राइक कराई तो इसका जो पाथ था वो चेंज कर गया, स्पीड भी चेंज करी. स्पीड जो है वो हम मेयर कर लेंगे बाय यूजिंग मेथड्स टू डिटरमाइन द स्पीड, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन बिकॉज इट इज़ चेंज्ड देन द इंटेंडेड पाथ. अब हम क्या करेंगे, इफ़ वी अप्लाई वेरी लो एनर्जी रेडिएशन. अब हमने क्या करा, बहुत कम एनर्जी की रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करी. इतनी कम एनर्जी डाली है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होएगी. अब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, बट अगेन पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हम पोजीशन फिर भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इनविजिबल हैं, बहुत छोटे हैं. तो हाउ कैन वी डिटरमाइन देयर पोजीशन? इट मीन्स इफ वी नो द वेलोसिटी वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन, इफ वी नो द पोजीशन बट वी कैन नॉट फाइंड द वेलोसिटी. सो दिस इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब बोहर ने तो क्या करा, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में है. सो फिक्स्ड पाथ में है और उसकी हम अगर पाथ फिक्स्ड है तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में है जिसको ऑर्बिट कहा था उसने. सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू बोहर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड एंड इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट वेलोसिटी. क्योंकि उसने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है. इट मीन्स द पोजीशन एंड वेलोसिटी आर फिक्स्ड एज सेट बाय बोहर, बट दिस जनरलाइजेशन ऑफ बोहर इज against the Heisenberg uncertainty principle. Also, Bohr does not consider the wave character of electron. So here by using these two concepts, the concept of atomic model comes into play. So atomic model में quantum mechanical model of atom comes into play. So on by using these two generalization, और जनरलाइजेशन कौन सी यूज़ करनी है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक वेव इक्वेशन सॉल्व करेगी, डिराइव करेगी बाय श्रोडिंगर. श्रोडिंगर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. उसने एक इक्वेशन ड्राइव करी विच इज़ कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उस इक्वेशन के बेसिस पे एक वेव फंक्शन असाइन किया गया. और वेव फंक्शन जो है दैट इज़ associated with atomic particles. Atomic particle means electrons, proton and neutron. Basically for electrons उसने wave function assign करा. और wave function जो था उसी के बेसिस पे हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी फैक्टर. इस वेव फंक्शन को डिनोट किया गया साई के साथ. इसी से हमारे पास आया एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर विच इज़ कॉल्ड साई स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ दैट इज ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू बोहर दैट वाज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा था और डुअल नेचर ऑफ मैटर को भी ओबे नहीं कर रहा था. सो इट इज़ बेटर टू थिंक दैट the probability, it is better to call the presence of electron around the nucleus in a three-dimensional space, not in a fixed space that the electron is revolving around that fixed space, but it is better to think in terms of probability of finding the electron around the nucleus in a particular space at a particular time. means जो electron है दिस इज न्यूक्लियस ऐसे असाइन करना कि इसी फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन होगा इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ऐसे. मीन्स सारी स्पेस कवर कर रहा है एटम की 3D स्पेस. एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हम जो 3D स्पेस है ये एक ऐसी स्पेस कंसीडर करते हैं इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. सो on the basis of psi square which give the probability of finding an electron
within a small space around the nucleus. We have three values. If psi square is large, then probability of finding the electron is very high. Low probability of finding electron. If psi square comes out to be 0, it means the electron is not present in that space. So here are the features of quantum mechanical model of atom. It says the energy of electron in an atom is quantized. Quantized means a particular value of energies are there. So this model provide the concept of atomic orbital. From psi square we got atomic orbitals, and these atomic orbital are the most probable regions or space around the atom where the probability of finding the electron is maximum. Since this model is giving the probability of finding electron and does not specify the exact position, it हमें सिर्फ बता रहा है कि यहाँ हो सकता है. It is not saying that the exact position and velocity of electron, ये exact position नहीं बता रहा. So this model is in accordance with uncertainty principle. Also atomic orbitals are described by wave function psi. So जितने psi की values आएंगी उतने ही possible atomic orbitals होंगे. Also this model, according to this model, in each orbital electron has definite energy and an orbital cannot have more than 2 electrons. This model also provide information about quantum numbers n, l and m, which we will discuss in the next video. The information about the exact shape of various atomic orbital has been provided by this model. इसी मॉडल ने हमें बताया कि s orbital की shape कैसी है. We have 4 type of orbital, s, p, d and f. This model gives the shape of these orbital. So in the next video we will discuss quantum numbers.